हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 27 नवंबर है, 26 नवंबर के टॉपिक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। मेरे लेक्चर्स आपको बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज में है। अगर आपको कोई भी इशू लगता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसे तुरंत इंप्रूव करेंगे। मेरे लेक्चर में आपको सबसे खास बात क्या मिलेगी कि आपको 60 मिनट की वीडियो 30 मिनट्स में अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि आपको कंटेंट सिमिलर मिलेगा लेकिन चीज़ें आपको सिंपल ईजी फॉर्मेट में मिलेगी। तो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं लेक्चर्स। तो हम फाइनली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, कल एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, इजराइल का फॉर्मेशन कब हुआ है? तो उसका फॉर्मेशन हुआ है 1948 के अंदर। क्वेश्चन था, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्चुअली मैंने आंसर तो डाल दिया है उसका। तो इजराइल का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था 1948 के अंदर। उसके बाद आज का क्वेश्चन है आपके लिए, जय संहिता किस महान ग्रंथ का दूसरा नाम है? जो जय संहिता है वो किस महान ग्रंथ का दूसरा नाम है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड यूपीएससी के जो एंसाइंट हिस्ट्री है उसी में से ये क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। चलो, आज न्यूज़ बहुत अच्छी आई थी और कल की न्यूज़पेपर मतलब जो कल की न्यूज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आज पढ़ने में मज़ा आएगा। चलो फाइनली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, एक कंबाला पढ़ा था हमने थोड़े टाइम पहले, मतलब परसों ही पढ़ा था, और उसके बाद भी टॉपिक्स आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। ये एक आर्मी से रिलेटेड आया कि इंडिया में डिफेंस सेक्टर की क्या सिचुएशन है, उसके अलावा इजराइल हमास वॉर की क्या कंडीशन है, मिसल्स वैक्सीनेशन होता है उसको भी देखेंगे, उसके साथ अंटार्कटिका का ओजोन होल एक्सपांड कर रहा है उसको भी देखना है अपने को। इस तरह सारी चीज़ें देखनी है। तो ओजोन होल से रिलेटेड भी सारे टॉपिक आए हैं। तो सबसे पहले आज की जो खास न्यूज़ है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है ई सिम टेक्नोलॉजी। ई सिम टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा। अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, हमारा जो मोबाइल होता है, फ़ोन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि सिम का एक ऑलरेडी अगर स्ट्रक्चर बना हुआ हो, और सिम ऑलरेडी अभी क्या होता है कि सिम का स्ट्रक्चर तो बना हुआ होता है और सिम को क्या करना है, बाहर से डालना पड़ता है, ठीक है। मतलब हम सिम को अलग से हमको सिम को परचेज करना पड़ता है। लेकिन ई सिम टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि सिम को परचेज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, सिम ऑलरेडी को एक जो सिम होगी प्रॉपर्ली सिम वो उस मोबाइल में ऑलरेडी फिक्स होगी, मतलब सिम का स्लॉट अलग से डालने की उनको ज़रूरत नहीं है। इससे उनका जो मोबाइल का स्पेस है वो भी बचेगा। दूसरी बात, अब आप सोचोगे कि यार अगर सिम उसमें ऑलरेडी डाल रखी है तो फिर जैसे हमारे अभी वोडाफोन है और उसके अलावा एयरटेल है एंड जियो है, तो क्या अगर सिम एक ही सिम की रहेगी कंपनी? नहीं, सिम ऑलरेडी है। उसके बाद आपको 3 कंपनियां जैसे वोडाफोन, एयरटेल और जियो, जो भी अभी 3 मेजर कंपनियां हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपको तीनों में से किसी कंपनी का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना पड़ेगा। जब एक तरह से सब्सक्रिप्शन प्लान लिया और वो 3 महीने के लिए जैसे एप्लीकेबल है, आपको किसी सिम को पोर्ट करवाना है तो भी पोर्ट हो जाएगी, बट आपको अलग से सिम डालने की जरूरत नहीं रहेगी, सिम वही रहेगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा इशू यही होता है कि अगर मोबाइल ख़राब हो जाएगा तो वो आप कॉल भी नहीं कर सकते हो। लेकिन जनरली अगर मोबाइल ख़राब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक सिम को निकाल के दूसरे मोबाइल में डाल देते हैं। उससे बेनिफिट ये मिलता है कि हम उस टाइम के लिए जब तक नया मोबाइल परचेज नहीं करें तो भी हमारा काम निकल जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ। ई सिम टेक्नोलॉजी पहली बार ये कब आई थी? तो 2012 में, याद रखना है आपको, 2012 के अंदर पहली बार आई थी। इसके बाद इसको एम्बेडेड सिम भी बोला जाता है, विच इज परमानेंटली एम्बेडेड इन द सेम हार्डवेयर ऑफ ए रेगुलर सिम कार्ड चिप। यानी जो रेगुलर सिम कार्ड चिप होती है उसका जो हार्डवेयर होता है उसके अंदर परमानेंटली एम्बेडेड होती है, यानी उसके अंदर उसका इंटरनल पार्ट होती है। ई सिम आर पार्ट ऑफ फोन्स इंटरनल ऑर्गन, यानी जो फोन का इंटरनल ऑर्गन होता है उसका पार्ट होती है ई सिम। ई सिम्स प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी टू सिम थेफ्ट। सबसे बड़ा फायदा यही है कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आदमी मतलब चोर क्या करता है कि मोबाइल में से सिम निकाल लेता है। अब सिम निकल जाती है तो उससे क्या होता है, बहुत सारा डेटा हमारा सिम के अंदर होता है तो वो उसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इसमें तो अगर मोबाइल चोरी करना पड़ेगा, अगर अल्टीमेटली अगर आपको सिम को निकालनी है तो। एडवांटेज, सिम तो निकलेगी नहीं, सिम तो वैसे भी मोबाइल का पार्ट है, बट सिम स्पेसिफिकली चोरी नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति। एडवांटेज क्या है? तो यही मैंने बता दिया आपको, सिक्योरिटी टू सिम थेफ्ट। उसके अलावा वन लेस ओपनिंग ऑन यूर फोन रिड्यूस डस्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर लेस ओपनिंग होगी, क्योंकि आपको एक अलग से स्पेस मिल जाएगा मोबाइल के अंदर, किनको, कंपनीज को। और स्पेस में क्या मिल जाएगा उनको एक सबसे बड़ी चीज़ मिल जाएगी कि उनको अगर सिम ऑलरेडी डली हुई है तो अलग से स्लॉट डालने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे उनका स्पेस भी बचेगा मोबाइल के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर कोई भी चीज़ जैसे चार्जर का जो सॉकेट होता है जिसको हम अलग से डालते हैं तो वहाँ से क्या डस्ट चली जाती है मोबाइल के अंदर। उसके अलावा स्पीकर का जो मतलब जो स्पीकर होता है उसके जस्ट नीचे भी थोड़ा सा स्पेस होता है, खुला होता है, उससे भी डस्ट अंदर जा सकती है। और सिम के स्लॉट के थ्रू भी डस्ट अंदर जा सकती है। लेकिन अगर वो ओपन ही नहीं होगी, इंटरनल ऑर्गन का पार्ट होगा, तो वहाँ पर डस्ट भी नहीं जाएगी। इस तरह ये भी बेनिफिट है। उसके अलावा डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज देखो मैं समझा देता हूँ। इमरजेंसी मैंने आपको समझा दिया था, अगर फ़ोन ख़राब हो गया तो सिम विल नॉट वर्क, तो हम दूसरे फ़ोन में लगा के भी काम नहीं कर सकते हैं, मतलब नया मोबाइल ही खरीदना पड़ेगा। और तब तक उन जैसे 4 दिन बाद नया मोबाइल परचेज किया, सिम एक्टिवेट होगी, तब तक 4 दिन के लिए क्या व्यक्ति का काम डिस्टर्ब थोड़ी हो सकता है। उसके अलावा अनयूजेबल इन कंट्रीज विथ नो ई सिम सपोर्ट, यानी ऐसी कंट्री जैसे यूएसए, तो वहाँ पर ई सिम ऑलरेडी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो अभी एप्पल का जो आईफोन आया था वहाँ पर ई सिम वाला आया था यूएसए के अंदर, मतलब यूएसए बेस्ड आईफोन और नॉन यूएसए बेस्ड आईफोन। उसमें क्या है कि जैसे दूसरी कंट्री जैसी है जहाँ पर ई सिम काम की नहीं होती है, तो अगर हर जगह ई सिम का सपोर्ट वाला मोबाइल जैसे भारत में आ जाता है,
लेकिन दूसरी जगह कोई भी श्रीलंका में गया, जापान में गया, जापान में गया, और इससे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ई सिम सपोर्ट नहीं करती है, तो फिर उसको नया मोबाइल परचेज करना पड़ेगा और नई सिम परचेज करनी पड़ेगी वहाँ जाने के लिए। नहीं तो एक ही सिम से सब जगह काम हो जाता था, क्योंकि मोबाइल चेंज करते ही और सिम को चेंज करते ही। लेकिन ऐसे देश है जहाँ पे ई सिम सपोर्ट ही नहीं करती, तो वो सबसे बड़ा इशू है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। तो अभी हमको क्या पढ़ना है कि जैसे कि आर्मी फाइनलाइज एम्यूनेशन रिक्वायरमेंट फॉर 10 ईयर्स बैंक्स ऑन इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग। इसका कहने का मतलब ये है कि अब हमको देखना होगा कि अभी क्या हो रहा है कि आर्मी के अंदर 10 साल की हमको जो एम्यूनेशन रिक्वायरमेंट है उसको फाइनलाइज करनी है। उससे क्या होगा, अभी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे अभी इजराइल हमास का वॉर हुआ है, उसके अलावा रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, इस तरह अलग अलग कंट्रीज के वॉर चल रहे हैं। तो हमको एक्चुअली क्या है कि अभी जिस तरह का मतलब एनवायरनमेंट बना हुआ है वर्ल्ड वाइड, उस तरह हमको भी अब हमारे एम्यूनेशन और जो हमारे शस्त्र है उनको बढ़ाने की जरूरत है। उसका रीज़न एक ही है, उसका रीज़न ये है कि कभी भी किसी देश के द्वारा अटैक किया जा सकता है। जैसे कि हमारा पड़ोसी देश चाइना है, तो इसके बारे में आप उनकी विस्तारवादी नीति के बारे में जानते ही हो। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखने की जरूरत है अभी सबसे पहले कि हमारे पास भी एक प्रॉपर स्टॉक होना चाहिए, किसका, मिसाइल से और जो भी गन से जितनी भी एम्यूनेशन होती है उन सबका स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय पर चीज़ें और बिगड़ेगी। वर्ल्ड के अंदर जो पीस है वो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और हर देश अपने हिसाब से काम करता है। तो ये सबसे बड़ा इशू है। और यूनाइटेड नेशंस, जिसको हम बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी बॉडी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अभी ना उन्होंने इजराइल हमास वॉर में वो कुछ कर पाए, ना रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ कर पाए, ना अफगानिस्तान वाले केस में कुछ कर पाए। तो पिछले 2021 से तो हम देख ही रहे हैं कि 2021 निकल गया, 22 निकल गया, 23 निकल गया, हर साल कुछ ना कुछ नया हो रहा है। चलो, तो अभी हम देखते हैं कि इंडिया का डिफेंस सेक्टर देख लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस एक्सपोर्ट इंडिया 2021-22 में 1.6 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट करता था और 2023 तक का उनका टारगेट कितना है, 2.2 बिलियन। अब आप सोचिए, डिफरेंस देखिए, सीधा 0.60 मिलियन का डिफरेंस, मतलब ये 0.60 मिलियन का डिफरेंस ये कम नहीं होता है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो डिफेंस एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़िया है। अब इंडिया नेट इंपोर्टिंग कंट्री से नेट एक्सपोर्टिंग कंट्री की ओर फोकस कर रही है। ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसका विजन है। उसके बाद डिफेंस सेक्टर इन इंडिया, तो इंप्रूव्ड एज लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस, की हम लीडिंग एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं डिफेंस के। धीरे धीरे अभी हम डिफेंस सेक्टर में हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी है एक्सपोर्ट के सेक्टर में, कि हम अपने डिफेंस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। 2021-22 में 13,000 करोड़ का हमने डिफेंस किया था, मतलब एक्सपोर्ट किया था, सॉरी। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर कितना है, तो प्राइवेट सेक्टर का एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट का इंडिया के अंदर टोटल एक्सपोर्ट जितना भी होता है उसका 70% एक्सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर करता है और 30% एक्सपोर्ट पब्लिक सेक्टर के द्वारा किया जाता है। ऐसी कंट्री जिनके अंदर इंडिया इज एक्सपोर्टिंग, कौन सी कंट्रीज में इंडिया भी एक्सपोर्ट करता है, तो मालदीव, श्रीलंका, याद रखना है नेम आपको, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, इजराइल, इजिप्ट, UAE, चिली। तो इस तरह के मालदीव, श्रीलंका, रशिया, फ्रांस, नेपाल, मॉरिशस, इजराइल, इजिप्ट, UAE और चिली। तो अब पर्सनल और क्या क्या हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, एक तो पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, इन सारी चीज़ों को, जो ये सुरक्षा के आइटम्स है उनको हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। हमने रशिया के साथ में भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी के लिए इंडिजीनियस, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, तो ये रशिया और इंडिया का जॉइंट इनिशिएटिव है। तो हम धीरे धीरे हम इंडिजीनियस मार्केट की ओर भी बढ़ रहे हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट टारगेट फॉर 2025 के लिए एक्सपोर्ट टारगेट क्या है, 5 बिलियन एक्सपोर्ट, मतलब US डॉलर का एक्सपोर्ट करने का हमारा टारगेट है। कुछ कंट्रीज ऐसी है जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, याद रखना है, सिंगापुर, वियतनाम, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील। ये ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था, एक तो ब्रह्मोस मिसाइल में, एक आकाश मिसाइल सिस्टम में, ब्रह्मोस एंड आकाश मिसाइल सिस्टम। तो हमें क्या देखना है, लेकिन बट इंडिया ने इसके अंदर इंटरेस्ट, मतलब उनके इंटरेस्ट को अभी तक बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर पाया इंडिया। जैसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, वहाँ इश्यू आ जाता है कितनी बार। तो अगर इन्होंने, इन कंट्रीज ने, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इजिप्ट, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, अगर इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया ब्रह्मोस मिसाइल में, तो इंडिया को उसे बिजनेस सेक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। अब चैलेंजेस क्या है डिफेंस सेक्टर में, तो सबसे बड़ा इशू एक ही है, लेक ऑफ कम्पिटिटिवनेस, कि हमारे यहाँ पे हम दूसरे देशों के साथ कंपटीशन नहीं करते हैं। जिससे क्या होता है कि UK है, बड़े बड़े जो भी देश है, रशिया है और USA है, तो आप इनके अगर कोई भी हथियार परचेज करते हैं तो उनको ट्रस्ट होता है कि ये हथियार तो बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इंडिया पे अभी ट्रस्ट इशू भी है। तो हमारी क्या है कि कंपटीशन को हमने ग्रोथ ही नहीं किया है, हम वर्ल्ड वाइड कंपटीशन करते ही नहीं है। अगर हम भी वर्ल्ड वाइड कंपटीशन करने लग जाए इजराइल, रशिया, इन देशों के साथ में, तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमको, कि धीरे धीरे हमारा नाम भी हो जाएगा, कि लोग भी जो दूसरे देश है वो भी ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ, इंडिया से हम डिफेंस के आइटम खरीद सकते हैं। उसके बाद लिमिटेड एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो, सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ पे डिफेंस के अंदर जो एक्सपोर्ट के आइटम्स है वो बहुत ही कम है। जैसे पर्सनल प्रोटेक्टिव आइटम, कुछ ही आइटम सिर्फ एक्सपोर्ट की लिस्ट में है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट करना है हमें हर रेंज के अंदर, मतलब जितने भी डिफेंस के जितने आइटम्स होते हैं, हर रेंज के अंदर हमारे पास सारे आइटम एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कुछ ही जो एम्यूनिशंस है हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल याद रखना है आपको, कि हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल भी आ जाती है। जो हमारे प्रोसीजर्स है, गवर्निंग प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर, उसमें भी सबसे बड़ा इशू आ जाता है। वो भी कितनी बार बाधा बन जाते हैं, किन के लिए, एक्सपोर्ट की केस में। लेक ऑफ क्लियर पॉलिसी, अभी तक हमारे देश में
गवर्नमेंट की क्लियर पॉलिसी नहीं है। वो कहते हैं एक्सपोर्ट को तो बढ़ाना है, बट क्या एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट को बढ़ाना है? अगर हमें हर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें पहले हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना होगा, प्राइवेट सेक्टर को ऑटोमेटिक रूट को बढ़ावा देना होगा, लेकिन वो सबसे बड़ा इशू है। उसके बाद डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, अभी भी हम इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और अगर इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है तो हम एक्सपोर्ट तभी कर पाएंगे जब हम अपनी डिपेंडेंसी को कम करेंगे और इंडिजीनियसली जो प्रोडक्ट मतलब हमने बनाए हैं उन पर हमारा फोकस ज़्यादा होना चाहिए। अब स्टेप्स क्या है, तो इंडिया ने एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट लेकर आया है जिसके अंदर टोटल 411 आइटम्स है ऑफ सर्विसेज एंड 3 पॉजिटिव इंडिजीनियाइजेशन लिस्ट ऑफ टोटल 3738 आइटम्स ऑफ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो अभी हम धीरे धीरे इंडिजीनियाइजेशन लिस्ट लेके आए हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो इंडिजीनियस लिस्ट अपन बोलते हैं, इस लिस्ट के अंदर क्या होगा कि ये ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट है जिसको हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, केवल एक्सपोर्ट ही करेंगे। और या फिर एक्सपोर्ट कैसे होगा, वो भी प्रोड्यूस करके, हम केवल इंडिया में ही उनको प्रोड्यूस करेंगे, उनको कभी इंपोर्ट ही नहीं करेंगे उससे रिलेटेड उन आइटम्स को, या उन आइटम्स को डायरेक्टली परचेज नहीं करेंगे। हो सकता है उसमें से कुछ रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़े, वो बात अलग है, लेकिन उस प्रॉपर्ली उस आइटम को हम परचेज नहीं करेंगे। तो इस टाइप की जो लिस्ट है उसको बोलते हैं इंडिजाइनेशन लिस्ट। उसके बाद लिबरेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अलाउंग 74% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट। उसके अलावा हमने 74% एफडीआई को ऑटोमेटिक रूट से भी अलाउड कर दिया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत। उसके बाद लॉन्च ऑफ मिशन डिफेंस स्पेस, यानी डिफेंस स्पेस नाम का मिशन भी हमने लॉन्च किया है। उसके अलावा इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, यानी हमने आईडेक्स नाम से प्रोग्राम को लॉन्च किया है। आईडेक्स स्कीम बोलते हैं उसको, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इसके अंदर क्या होता है, स्टार्टअप इन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज पे फोकस किया जाता है कि आप भी डिफेंस सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आइए और डिफेंस सेक्टर में अपना योगदान दीजिए। तो इस तरह ये भी क्या नाम है, डिफेंस सेक्टर्स की इंडिया के अंदर ये भी सिचुएशन है। चलो, हमने डिफेंस सेक्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया है, उसके एक्सपोर्ट कैसे क्या होता है, और ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोड टू एग्जामिन इफ स्ट्रीट आर्ट इज कवर्ड अंडर कॉपीराइट रूल्स। यानी कोड को क्या करना है, एग्जामिन करना है। अगर स्ट्रीट आर्ट, जो स्ट्रीट आर्ट का मतलब होता है कि क्या होता है कि जैसे अभी क्या हुआ, एक केस हुआ जहाँ पर एक स्ट्रीट पर आर्ट बनी हुई थी एक गली के अंदर। उस आर्ट के अंदर क्या हुआ, जो वो कंपनी है उन्होंने जिन्होंने आर्ट बनवा रखी थी, जो एक को इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो आर्ट किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कॉपीराइट उन्होंने इसका करवा रखा था उस आर्ट का। तो अभी वो कंपनी बोलती है कि आपने जो स्ट्रीट पर ये लगाई है एड के हिसाब से, ये आपने हमारे कॉपीराइट का वायोलेशन किया है। लेकिन जो एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो बोलती है कि हमने कोई भी कॉपीराइट का वायोलेशन नहीं किया है, किसी भी आर्ट को हमने इसको स्पेसिफिकली एड के लिए यूज़ नहीं किया है, ये सिर्फ पब्लिक के अंदर लगाई गई है और एड के लिए कोई इसका प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया गया है। तो इस तरह दोनों, तो ये केस कहाँ चला गया है, कोर्ट में। अब इसका रिजल्ट कब आएगा, कुछ समय बाद में, तब तक अभी हमको, बट हमारे लिए ये चीज़ काम की नहीं है कि उनका रिजल्ट क्या आएगा, उससे हमें कुछ काम नहीं है। हमारे लिए काम की चीज़ है कॉपीराइट एक्ट 1857, ये चीज़ हमको पढ़नी है। तो कॉपीराइट एक्ट 1857 में हमको क्या पढ़ना है, तो देखो इसके लिए स्पेसिफिकली जो एक्ट है वो तो ये वाला एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट 1857। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें अमेंडमेंट बहुत बार आ चुके हैं। उसके अलावा अब सबसे पहले इसके अंदर क्या लिखा हुआ है तो इसको पढ़ लेते हैं। कॉपीराइट क्या होता है, तो कॉपीराइट इज ए लीगल राइट जो प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल वर्क ऑफ लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, फिल्म्स एंड कंप्यूटर प्रोग्राम अमंग अदर्स इन इंडिया। आपको इतना सा ध्यान रखना है कॉपीराइट किसके लिए लिया जाता है, तो कॉपीराइट लिटरेचर के केस में, आर्ट के केस में, म्यूजिक के केस में, फिल्म के केस में, कंप्यूटर के केस में, कंप्यूटर प्रोग्राम के केस में। इन सारे केस के अंदर क्या किया जाता है, हमको सिंपल सा एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम उस केस में हम कॉपीराइट ले सकते हैं। पेटेंट अलग होता है, कॉपीराइट अलग होता है, ट्रेडमार्क अलग होता है। तो इस तरह इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जो कि हमने परसों ही डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड एक एडिटोरियल आया था, तो हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पूरा पढ़ा था। लेकिन अभी स्पेसिफिकली आज कॉपीराइट से रिलेटेड आया है, उस दिन पेटेंट से रिलेटेड आया था तो पेटेंट को पढ़ लिया था, आज पढ़ रहे हैं कॉपीराइट एक्ट को। तो कॉपीराइट किसके लिए लिया जाता है, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, फिल्म्स एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इट सेफगार्ड्स एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज रादर देन द आइडिया देमसेल्व्स। कहने का मतलब ये है कि ये जैसे कि किसी के मन में आया कि मुझे ऐसी पेंटिंग बनानी है, तो ये पेंटिंग पर स्पेसिफिकली उस पेंटिंग का ही कॉपीराइट देगा। ऐसा नहीं है कि उस आइडिया का, कि पेंटिंग कैसे बनानी है, क्या बनानी है, आइडिया पर ये फोकस नहीं करता है, ठीक है। जबकि पेटेंट बनता है आइडिया का, जो फॉर्मूला आपने डेवलप किया है। लेकिन कॉपीराइट होता है जो आपने प्रोडक्ट जो बनाया है, जो लिटरेचर, जो आर्ट, म्यूजिक, जो आपने जिसका आपने इनोवेशन किया है, उस जिसको कंपोज किया है, उसी का कॉपीराइट होता है। इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, रिसेंट हुआ था 2012 के अंदर। अब आपको इसके अंदर कुछ सेक्शंस याद रखने हैं, अच्छा टॉपिक है, 2-3 बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। उस सेक्शंस को पढ़ लेते हैं हम। उसके अंदर सेक्शन 2 डेफिनेशन ऑफ कॉपीराइट, क्या लिखा हुआ है, कॉपीराइट की क्या डेफिनेशन है, उसके बारे में कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 2। एग्जाम्पल ड्रामेटिक वर्क, सेक्शन 3 मतलब ड्रामेटिक वर्क की क्या डेफिनेशन रहेगी, ये सारी चीज़ें बताने का काम किसका है, सेक्शन 2 का। सेक्शन 3 बोलता है कॉपीराइट प्रोटेक्शन टू लिटरेरी वर्क्स, म्यूजिकल वर्क्स, ड्रामेटिक वर्क्स, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स। तो अभी आप इस चीज़ को समझो, एक तो होता है सेक्शन 2, उसमें तो डेफिनेशन है। सेक्शन 3 बोलता है कि प्रोटेक्शन मिलेगी किन किन को मिलेगी, लिटरेरी वर्क्स को, म्यूजिकल वर्क्स को, ड्रामेटिक वर्क्स को, सिनेमेटोग्राफिक जो फिल्म्स होती है, उन साउंड रिकॉर्डिंग्स, इन सारे केस में एक व्यक्ति को कॉपीराइट का प्रोटेक्शन मिलेगा। सेक्शन 14 बोलता है ए सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट टू कॉपीराइट ओनर्स,
और वो क्या बोलता है कि एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा किसको, कॉपीराइट ओनर्स को। तो ये उसके बारे में डिस्कस करता है सेक्शन 14। तो हमने सेक्शन 2 देख लिया, सेक्शन 3 देख लिया, सेक्शन 14 देख लिया। ये तीनों ही एक्चुअली सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। कॉपीराइट एक्ट 1857 याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपीराइट एक्ट कौन सा है, तो 1857 ये आपको देखना है। उसके अलावा किस किस के, तो म्यूजिक के केस में, लिटरेचर के केस में, आर्ट के केस में, फिल्म के केस में, कंप्यूटर के केस में, कंप्यूटर प्रोग्राम के केस में, इन सारे केस में आपको क्या मिलेगा, आप सबको इस केस में ध्यान रखना है, कॉपीराइट मिलेगा। चलो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अभी आपको मैं एक पहले आर्टिकल दिखा देता हूँ, मिसल्स वैक्सीनेशन। मिसल्स वैक्सीनेशन क्या होता है, देखो ये होता है मिसल्स वैक्सीनेशन। पहले तो इसमें जो एडिटोरियल है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि देखो जो मिसल्स वैक्सीनेशन है, अभी क्या हुआ है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है, और जो यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उसमें उनकी रिपोर्ट में बोला गया है कि जो केसेज है 2022 में वो 18% से इंक्रीज हो गए हैं, और मिसल्स के कारण जो डेथ हो गई वो 43% से बढ़ गई है कंपेयर टू 2021। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई है, और उसके अंदर 1 लाख डेथ बढ़ गई है, 1,36,000 तक की डेथ हो चुकी है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा ग्लोबली 22 मिलियन चिल्ड्रन डिड नॉट गेट देयर फर्स्ट मिसल शॉट इन 2022, यानी उनको वैक्सीन भी नहीं मिली अभी तक। जो मिसल वैक्सीन होती है वो 2022 में वो 22 मिलियन बच्चों को मिसल की वैक्सीन नहीं मिली है, और दैट हाफ ऑफ देम लिव इन 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, और उनमें से 10 ऐसी कंट्रीज़ है, हाफ ऐसे लोग हैं जो कि 10 कंट्रीज़ में रहते हैं, और 10 कंट्रीज़ में इंडिया भी शामिल है। चलो बस ये चीज़ देख ली। अब ये टॉपिक तो हमने इसमें से देख लिया, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपको मैं बताऊंगा टॉपिक। अभी कहाँ से बताऊंगा, नोट्स से। बहुत सिंपल तरीके से मैंने मिसल्स को एक्सप्लेन कर रखा है, अच्छे से समझते हैं, चीज़ों को समझते जाओ, बहुत मजा आएगा। देखो मैंने आपको ये डेटा तो बता ही दिया था, अब उसके अंदर का जो एडिटोरियल आया है उससे रिलेटेड हम सारी चीज़ें समझेंगे। मिसल्स, तो मिसल्स क्या है, तो सबसे पहले ये हाईली कंटेगियस वायरल डिसीज है। कंटेगियस का मतलब क्या होता है, कंटेजियस का मतलब होता है कि ह्यूमंस टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कोविड महामारी थी तो एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिशन हो जाता है, वैसे ही ये कंटेगियस वायरल डिसीज है। कैसे होता है कि अगर आदमी छींकता है, आदमी थूकता है, आदमी स्पिट करता है, तो उन सबसे क्या हो जाएगा, ये वायरस एक दूसरे से, ये डिसीज एक दूसरे में फैल जाएगी। इट रिमेन्स ऑन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ अमंग यंग चिल्ड्रन, यानी यंग चिल्ड्रन में मृत्यु का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन, हमारे पास सेफ एंड अवेलेबल वैक्सीन अवेलेबल है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इससे सबसे ज़्यादा मृत्यु होती है। ट्रांसमिटेड वी आर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द नोज, यानी अगर नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जिसको हम जुकाम के टाइम पे नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, माउथ से जो स्पिट निकलता है, थूक, और थ्रोट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन का जो थ्रोट होता है, जैसे गला खराब हो रहा है, गले की खराश निकलती है, तो उन सबसे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, तो बहुत ज़्यादा बुखार आना, नोज पूरे दिन भर चलते रहना, उसके अलावा ब्लड शॉट आइज, यानी आँखें बिल्कुल लाल हो चुकी है, वाइट स्पॉट हो रहे हैं माउथ पर, जो चेहरे पे वाइट स्पॉट हो रहे हैं, पूरे बॉडी पर रेशेज हो रहे हैं। इन सब केस के अंदर 10 से 12 दिन में अगर ये सिम्टम्स दिख जाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि उसको मिसल्स हो रखा है। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाते हैं, आदमी ब्लाइंड हो जाता है इसके केस में, इतने बड़ा इशू है मिसल्स के केस में, ब्लाइंड हो जाता है। ब्रेन स्वेलिंग, यानी हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है, निमोनिया तक हो सकता है। तो ये सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस है किसके, हमारे मिसल्स जो डिसीज है उसके। मिसल्स इज मोर लाइकली अमंग पुअरली नरिश्ड यंग चिल्ड्रन, इनसफिशिएंट विटामिन है, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि मिसल्स किसको हो सकता है, तो जिनको अंडर नरिश्ड पर्सन, जिनको उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा है, या जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, इनसफिशिएंट विटामिन ए, और जिसके अंदर इनसफिशिएंट विटामिन ए है, यानी विटामिन ए की कमी है, तो इन दोनों केस वाले पर्सन्स को मिसल्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मिसल्स वैक्सीनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। अंडर द ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान, मिसल्स एंड रूबेला आर टारगेटेड एलिमिनेशन इन 5 WHO रीजन बाई 2020। अब इस चीज़ को याद रखना, जो ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान है उसके अंदर एक तो मिसल्स होता है, एक रूबेला होता है, वो टारगेट किए गए, आर टारगेटेड एलिमिनेशन इन 5 WHO रीजन इन बाई 2020। अब इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जो ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान है उसके अंदर एक तो मिसल्स होता है, एक रूबेला होता है, उनको टारगेट किया है कि उनको एलिमिनेट करना है 2020 तक, ठीक है। तो अभी 2020 तक एलिमिनेट करने का टारगेट तो दे दिया है, लेकिन 2020 भी निकल गया है, अभी तक टारगेट पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसको प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, तो ये सबसे बड़ा इशू है। तो अभी साथ में एक नाम आया रूबेला, तो ये भी मिसल्स का भाई है, तो इसको भी देख लो साथ के साथ ही। इसको जर्मन मिसल्स बोलता है, ठीक है, जर्मन मिसल इसको बोला जाता है, इसका क्योंकि ये जर्मनी से है, और जर्मन मिसल्स इसको बोला जाता है रूबेला को। रूबेला इज ए कंटेगियस वायरल इन्फेक्शन, ये भी कंटेगियस यानी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, मोस्टली इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स, और मोस्टली किस में होता है, तो चिल्ड्रंस के अंदर यानी बच्चों में होता है, एंड यंग एडल्ट्स के अंदर यानी जो जवान बच्चे होते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उन सब के अंदर रूबेला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो इसने हमने रूबेला को देख लिया, मिसल्स को देख लिया, ध्यान रखना जर्मन मिसल्स होता है रूबेला का दूसरा नाम। तो ये सारे टॉपिक हमने देख लिया है। अब चलो एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग आया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। लार्ज ओजोन होल डिटेक्टेड ओवर अंटार्कटिका, ऑलरेडी मैंने उसका स्क्रीन मतलब आपकी उसकी न्यूज़ की जो पिक है उसको भी डाला है, तो अभी इसको समझो। ये लार्ज ओजोन होल डिटेक्ट हुआ है कहाँ पर, अंटार्कटिका में।
तो सबसे पहले ये देखो कि अर्थ के अंदर कितनी एटमॉस्फेयर होती है। एक तो होती है ट्रोपोस्फियर, एक होता है स्ट्रेटोस्फियर, एक होता है मेजोस्फियर, एक थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। यानी जैसे कि हिंदी के अंदर तो मेरे को इनका नाम मैं बता देता हूँ, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, इस तरह अलग अलग नाम है। इस तरह पाँचों के ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ठीक है, अभी आपको एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। आपको क्या लगता है कि ओजोन जो होल होता है, अगर कहीं ओजोन है तो वो सब जगह फायदे, कुछ जगह तो ओजोन परत बहुत फायदेमंद होती है, उसके कारण ही कितनी बार एग्रीकल्चर बढ़ा, उसके अंदर कारण ही एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ता है। लेकिन अगर वही ओजोन जो ये हमारे स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, इस तरह जो ये मतलब जो क्षोभ मंडल होते हैं, समताप मंडल होते हैं, इस तरह अलग अलग मंडल में जाने के बाद जब ओजोन अलग मंडल में चली जाती है तो उसका नेगेटिव असर आने लग जाता है। तो अब इससे रिलेटेड टॉपिक को अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ओजोन क्या होती है, इस चीज़ को समझो। तो ओजोन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले ओजोन की जो हमारा ओजोन का उनको क्या बोला जाता है, O3 बोला जाता है। मतलब ऑक्सीजन के 3 एटॉम्स होंगे तो उसको बोला जाएगा ओजोन। तो एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विच वी ब्रीथ इन एवरी डे इज मेड ऑफ 2 ऑक्सीजन एटॉम्स। यानी ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन के 2 एटॉम्स होते हैं, और अगर 3 एटॉम्स होते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, ओजोन बोला जाएगा। अब देख लो, ओजोन यानी O3। ऑक्सीजन मेक्स अप 21% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी अर्थ के जो एटमॉस्फेयर के अंदर 21% ऑक्सीजन है। एंड ओजोन मेक्स अप लेस देन ओजोन कितनी है, 0.001% से भी कम है। ओजोन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्रिएट किया जाता है बाय इंटरेक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन विथ O2 मॉलिक्यूल्स। यानी जो O2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन के जब 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ में सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का इंटरेक्शन होता है उससे ओजोन क्रिएट होती है। एन O2 मॉलिक्यूल इज स्प्लिट, जब O2 मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है, मतलब उसमें से O निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो जो 2 फ्री ऑक्सीजन एटॉम्स है वो क्या करते हैं, अदर O2 मॉलिक्यूल्स, उसका वो भी जब फ्री हो जाएगा तो 2 फॉर्म O3। साहब आप सोचिए, एक तो ऑक्सीजन है O2, उसमें से ऑक्सीजन में से 2 चीज़ें हो गई, O अलग है, ऑक्सीजन वन एटॉम अलग हो गया, दूसरा एटॉम भी अलग हो गया। उसके बाद O2 है उसके अंदर O और मिल जाएगा तो O3 बन जाएगा। तो इस तरह ओजोन का निर्माण होता है। अब ओजोन लेयर्स को देख लो। यूवी रेडिएशन इज मोर इंटेंस एट हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड पर जो यूवी रेडिएशन होती है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, गहरी होती है। वेयर द एयर इज थिनर, जहाँ पर एयर बहुत पतली होती है। इट इज़ इन द स्ट्रेटोस्फियर वेयर ओजोन इज प्रोड्यूस्ड, यानी ये स्ट्रेटोस्फियर होता है जहाँ पर ओजोन इज प्रोड्यूस होता है। दिस इज कॉल्ड ओजोन लेयर, उसको ही ओजोन लेयर बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। ओजोन लेयर एक्सटेंड बिटवीन अबाउट 10 से 40 किलोमीटर एल्टीट्यूड, पिकिंग एट अबाउट 25 किलोमीटर। यानी 25 किलोमीटर की जो 25 किलोमीटर की जो एल्टीट्यूड होता है, कहाँ पे, ओजोन लेयर के अंदर, जो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर 10 से 40 किलोमीटर का जो एल्टीट्यूड होता है उसके अंदर जो 25 किलोमीटर वाला स्पेस होता है उस पर सबसे ज़्यादा गहरी इंटेंस होती है। अब इसकी सिग्निफिकेंस देख लो। अब्जॉर्बिंग द यूवी रेडिएशन, यूवीबी रेडिएशन, यानी ये ऑब्जॉर्व करता है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उसको ऑब्जॉर्व करता है, तभी जाके ओजोन लेयर होती है। उसका काम ही यही है कि अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है उसको ऑब्जॉर्व करने का काम ओजोन लेयर का होता है। वेवलेंथ बिटवीन 280 से 315 की जो नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है। तो यूवी रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर, और यूवी रेडिएशन से क्या होता है, स्किन कैंसर फैलने की रहती है। इसलिए जो अंग्रेज होते हैं उनके यहाँ पर ओजोन लेयर में अगर कुछ भी नुकसान होता है तो उसका सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ता है, अंग्रेज लोगों पर, बिल्कुल, क्योंकि उनकी त्वचा एकदम गोरी होती है और यूवी रेडिएशन का इंपैक्ट और स्किन कैंसर होने के चांसेस भी उनको बहुत ज़्यादा होते हैं। ओजोन लेयर इज अल्टीमेटली क्या करती है, रिड्यूस द फियर ऑफ स्किन कैंसर। ये काम किसका है, ओजोन लेयर का। अब मेजरिंग ओजोन, ओजोन को कैसे मेजर किया जाता है, तो एक याद रखना, डॉप्सन यूनिट होती है, डॉप्सन यूनिट, उसके द्वारा ओजोन को मेजर किया जाता है। वेयर इज ओजोन प्रोड्यूस, ओजोन कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो मोस्ट ऑफ द जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है इसको प्रोड्यूस किया जाता है ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड में, बट हाई एल्टीट्यूड वाइंड स्प्रेड इट ओवर द होल प्लेनेट। यानी मेजरली जो प्रोड्यूस होती है ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड के आसपास ही प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो बहुत सारी हवा जो स्प्रेड कर रही है हाई एल्टीट्यूड पे, वो क्या करती है, इसको पूरे प्लेनेट में, जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर आप फैला देती है ये ओजोन लेयर, और इसलिए पूरी पृथ्वी के अंदर जो 25 किलोमीटर वाली जो रेंज है उस पर ओजोन लेयर बनी हुई है। फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन इज कंटिन्यूइंग प्रोसेस। ओजोन लेयर के अंदर फॉर्मेशन होता है और उसके अंदर मतलब उसका ब्रेक डाउन भी होता है, कि दिन में वो ओजोन लेयर क्या होती है, फॉर्म होती है, रात को ब्रेक डाउन होती है। तो इस तरह फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन चलता रहता है। ये तो इसका नेचुरल पार्ट। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है ना, कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, इस तरह की बहुत सारी गैसेस के चक्कर में क्या होता है, जो अभी ओजोन लेयर है उसका धीरे धीरे वो रिड्यूस हो रही है। नाउ ह्यूमन एक्टिविटी लेड टू ओजोन डिस्ट्रक्शन फैक्टर देन फॉर्मेशन। तो उसमें फॉर्मेशन से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ओजोन कैन ऑल्सो भी फॉर्म्ड एट ग्राउंड लेवल टू प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मोक। अब इस चीज़ को समझना, जो ओजोन है उसको फोर्स किया जाता है। ओजोन कैन ऑल्सो भी फॉर्म्ड एट ग्राउंड लेवल टू प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मोक, यानी जो ग्राउंड लेवल होता है उस पर उसको फॉर्म किया जाता है ओजोन को, ताकि हम फोटोकेमिकल स्मोक को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आपको मैं इस चीज़ को समझाऊं कि कैसे क्या होता है, कि अगर ओजोन को प्रोड्यूस किया जाएगा तो उससे फोटोकेमिकल स्मोक निकलता है, और उस स्मोक से क्या होता है, अभी आपने कहीं सुना हो कि ओजोन का ही प्रोडक्शन किया जाता है अल्टीमेटली। तो उससे क्या होगा, ओजोन लेयर को बढ़ाने के लिए कि हम एक दिन लाइट को बंद करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इस तरह। तो ओजोन कैन ऑल्सो भी फॉर्म एट ग्राउंड लेवल पर, उसको भी फॉर्म किया जा सकता है, ताकि हम फोटोकेमिकल स्मोक को क्रिएट कर सके और उससे ओजोन लेयर को मजबूती प्रदान कर सके। ओजोन होल, ओजोन होल क्या होता है, तो इस चीज़ को समझ लो। साथ के साथ ही हमने ओजोन लेयर को समझ लिया है,
ठीक है, देखो आपने अभी क्या देखा, हमने एक तो ओजोन लेयर को देख लिया है, उसकी सिग्निफिकेंस को देख लिया है, और ओजोन क्या होती है अभी दो चीज़ों को देख लिया है। अब हमको देखना है ओजोन होल, क्योंकि अभी मेन टॉपिक तो न्यूज़ में यही आया ना, अंटार्कटिका के अंदर होल हो रहा है। तो ओजोन होल इज ए रीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फियर ओवर अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका के अंदर जो स्ट्रेटोस्फियर है उस रीजन के अंदर ओजोन होल है, वेयर द ओजोन लेयर इज एक्सेप्शनली डिप्लेटेड, और जहाँ पर ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा ही डिप्लेट हो चुकी है। ब्राज़ील जितना एरिया होता है ना, इतने बड़े एरिया के बराबर ओजोन डिप्लेट हो चुकी है। इट इज़ नॉट टेक्निकली ए होल, जो ब्राज़ील कंट्री है उसके बराबर इतनी बड़ा मतलब होल हो चुका है। इट इज़ नॉट टेक्निकली ए होल बट एक्सेप्शनली डिप्लेटेड। अब आप समझ रहे होंगे कि होल का मतलब बिल्कुल खड्डा हो चुका है, खड्डा नहीं हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा डिप्लेट हो चुकी है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा थिनर लाइन हो चुकी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिप्लेट हो गई है कि वहाँ बिल्कुल थिनर लाइन बन चुकी है। ओजोन होल, टोटल ओजोन 220 डोप्सन यूनिट और लोअर, ठीक है। ओजोन होल कब बोला जाएगा, अगर जो डोप्सन यूनिट के अंदर 220 डोप्सन यूनिट या उससे कम होगी तो उसको बोला जाएगा कि ओजोन होल हो चुका है। होल होने का मतलब होल नहीं हो गया है, वहाँ एक्सट्रीमली डिप्लेट हो चुकी है। अब रीजन, तो इसके अंदर रीजन्स क्या क्या है, सबसे पहले तो पहला रीजन है पोल्यूटेंट। तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि ओजोन होल के अंदर अगर कुछ भी ओजोन होल हो रहा है तो उसके अंदर पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, एक तो क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक हेलोन्स, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इस चीज़ को समझना, आप बोल रहे हो कि क्लोरीन से कैसे होता है, तो देखो मैं सिंपल, आप मेरी बात को सुनो कि क्या होता है। O3 है, उसके अंदर क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन उनके साथ में O3 के साथ में रिएक्ट करता है और O3 के अंदर से जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है उनको अलग कर देता है। उसमें से O2 अलग हो जाती है, जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, और एक ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, एक एटॉम अलग हो जाता है। इस तरह अल्टीमेटली ओजोन तो खत्म हो चुकी है। O3 अगर खत्म हो जाएगी तो धीरे धीरे हमारा जो डिप्लेशन है वो बहुत ज़्यादा होने लग गया है, और फॉर्मेशन तो बिल्कुल जो हो रहा है पहले जैसा वैसा ही हो रहा है। तो ब्रोमीन, क्लोरीन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन्स है, इनके कारण क्या होता है, इन पोल्यूटेंट के कारण ओजोन का डिप्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये ओजोन के साथ में रिएक्ट कर लेते हैं और ऑक्सीजन को, जो O2 है उसको तो फ्री कर देते हैं, और अल्टीमेटली ओजोन का तो डिप्लेशन हो चुका है। वोल्केनिक एक्टिविटी, यानी जो दिसंबर 2022 के अंदर एक टोंगियन टोंगा नाम से वोल्केनो हुआ था, और इससे वाटर वेपर निकलता है, और इससे जो वाटर वेपर निकलता है उससे भी क्या होता है, ओजोन का डिप्लेशन होता है। क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड फायर्स, इन सारी चीज़ों से ओजोन का डिप्लेशन होता है। स्टेप्स क्या है, तो 1987 के अंदर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, याद रखना। इसका उद्देश्य क्या था, प्रोटेक्ट करना ओजोन लेयर को बाय फेसिंग आउट 3 हार्मफुल सब्सटेंस, यानी 3 जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको फेस आउट करके प्रोटेक्ट करना है किसको, ओजोन लेयर को। अब कौन कौन से, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब पे एक प्रॉपर प्रोहिबिशन डालना, प्रॉपर यूज करना, मतलब उस पर एक प्रॉपर रेगुलेशन डालना कि इनको किस तरह कंट्रोल किया जाए। अब एक गुड ओजोन वर्सेस बेड ओजोन, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि एक तो होता है स्ट्रेटोस्फियर और एक होता है ट्रोपोस्फियर। तो अगर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर नेचुरली जो ओजोन है वो प्रोटेक्टिव नेचर की है, उसको इसलिए वहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन लेयर बोला जाता है, और वो एक्चुअल में उसका नेचर प्रोटेक्टिव है। लेकिन अगर वही ओजोन ट्रोपोस्फियर के अंदर है तो उसको बोला जाएगा पोल्यूटेड और हार्मफुल। हार्मफुल इसलिए क्योंकि वो ट्रोपोस्फियर में है, और जबकि जो स्ट्रेटोस्फियर में होती है वो नेचुरली प्रोटेक्टिव होती है, उसका नेचर ही प्रोटेक्टिव, और ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फियर के अंदर है। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली। चलो ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया। तो हमने ओजोन लेयर, ओजोन होल, सारी चीज़ों को समझ लिया है। उसके अलावा मिसल्स को, रूबेला को अच्छे से देख लिया है, कॉपीराइट एक्ट 1857 को देख लिया है। उसके अलावा डिफेंस सेक्टर इंडिया में उसकी क्या सिचुएशन है उसको समझ लिया है। ई सिम टेक्नोलॉजी को समझ लिया है, ठीक है। ये देखो ये सारे न्यूज़ आर्टिकल आए हैं, और अब एक आर्टिकल और छोटा सा है, बस इसमें कुछ खास नहीं है बट आपको देखना है सिर्फ। वेयर डज इंडिया स्टैंड ऑन इजराइल हमास वॉर। तो देखो मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, पूरे जो न्यूज़ है उसके अंदर कुछ खास चीज़ तो है नहीं, लेकिन सिंपल आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ कि हमारा पहले इंडिया का पक्ष किसके साइड में था, इजराइल के पक्ष में। जब 7 अक्टूबर को जब युद्ध स्टार्ट हुआ था इजराइल हमास का, तो हमास ने क्या किया था, 5000 रॉकेट एक साथ दाग दिए थे इजराइल पे, और इजराइल के 250 लोगों को बंधक बना दिया था। तो उस टाइम पे इंडिया ने बोला था कि एक तरह से टेररिस्ट अटैक की तरह है और हम इजराइल का पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। तो उस टाइम पे इंडिया की पोजीशन क्या थी, इजराइल के पक्ष में थी। तो वर्ल्ड भी देख रहा था कि इंडिया अब इजराइल के पक्ष में क्लियरली खड़ा हो गया है। लेकिन अभी नाउ इंडिया बोल रहा है कि अभी इजराइल ने क्या किया, पूरे गाजा पट्टी के अंदर मतलब उसको एक तरह से प्लेन बना दिया है, इतने उसने रॉकेट बरसा दिया। तो अब इंडिया बोल रहा है कि हमें 2 स्टेट सॉल्यूशन लाने की जरूरत है। और 2 स्टेट सॉल्यूशन कैसे आएगा कि अगर इजराइल सोचता है कि हम हमास को खत्म कर दें तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमास की आइडियोलॉजी तो फिलिस्तीन के बहुत सारे लोगों के अंदर है, और जब तक ये आइडियोलॉजी रहेगी तब तक हमास तो खत्म नहीं होने वाला है। और अगर हमास को लगता है या अरब कंट्रीज़ को लगता है कि हम इजराइल को खत्म कर देंगे तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इजराइल की टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है, जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो इजराइल के पास में है। तो ऐसी कंट्री को, और अभी तक के जो भी वॉर हुए हैं उसमें अल्टीमेटली विनर कौन रहा है, इजराइल ही रहा है। तो इसका एक ही तात्पर्य है कि जो इजराइल और हमास का जो वॉर है वो वॉर अगर कंटिन्यूसली चलता रहेगा, अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन की ओर नहीं बढ़ेंगे, तो इंडिया बोलता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की ओर बढ़े। अभी क्या यूके और ऑस्ट्रेलिया थे तो वो बोलते हैं कि ये वॉर रुकना चाहिए, हमको पीस की तरफ आना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई सॉल्यूशन की बात नहीं की है। बस उन्होंने तो सिर्फ एक तरह से वो एम्यूनेशन भी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ में उन्होंने पीस की बात नहीं की है। यही रशिया यूक्रेन की वॉर में हुआ था कि यूक्रेन को एक तरह से एम्यूनेशन तो सप्लाई किए जा रहे हैं ताकि युद्ध चलता रहे कंटिन्यूस बेसिस पे, लेकिन कोई 2 स्टेट सॉल्यूशन पे नहीं आ रहा था। लेकिन इंडिया ऐसी कंट्री है जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की जिसने मांग की है, और उन्होंने कहा कि दोनों स्टेट बैठकर पीस से इस मैटर को हमें सुलझाना चाहिए। तो ये टॉपिक भी हमने देख लिया है।
आर्मी वाला हमने डिफेंस सेक्टर वाला देख ही लिया है। अब देखो ये कम्बाला, ये अभी हमने परसों ही टॉपिक पढ़ा था कि कम्बाला क्या होता है, तो मैं आपको छोटा सा इसका समझा देता हूँ। कम्बाला क्या है कि जो हमारा जो साउथर्न इंडिया है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो बफेलो होती है उसकी रेस को बोला जाता है कम्बाला, और ये कीचड़ के अंदर इनको दौड़ाया जाता है। फिर इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो भाई इसके अंदर ह्यूमन, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन भी कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था? क्योंकि क्रूलिटी किस पर क्रूलिटी की जाती थी? एनिमल्स पर। बट फिर वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है, देखो ये देखो वन सेकेंड, ये आपको फोटो दिख रहा होगा कि कम्बाला मेक्स इस प्लेस इन बेंगलुरु। और फिर उसके बाद जो वहाँ की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने क्या डिसाइड किया? कर्नाटक की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक ही चीज़ डिसाइड की, उन्होंने कहा कि हम क्रूलिटी नहीं होने देंगे बफेलो पे, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, इस तरह अभी भी ये चल रहा है। अब एक्चुअल में क्रूलिटी होती है नहीं होती वो बात बिल्कुल अलग है, लेकिन एक तरह से उन्होंने लेजिस्लेशन पास करके क्रूलिटी को खत्म करने की कोशिश की है। तो इस तरह हमने ये टॉपिक भी देख लिया है। अब आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है, जय संहिता किस महान ग्रंथ का दूसरा नाम है? सबको पता होना चाहिए। और इजराइल का फॉर्मेशन 1948 में हुआ था। आज के सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं, बहुत अच्छे से सिंपल से इजी लैंग्वेज में पढ़े हैं। अगर आपको कुछ भी इश्यू लगता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको तुरंत इंप्रूव करेंगे। टेलीग्राम का मतलब लिंक मैं साथ में दे रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पे PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।